Hello everyone. Welcome to the new session of Sexual Reproduction in Flowering Plants Part 5. So in this session we are going to study about double fertilization, how the fertilization take place and what are the post fertilization changes. So that we are going to study about. Okay. So after entering one of the synergids to the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. So क्या होता है जब pollen tube जो है एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचती है? सो अगर आपको याद हो ओव्यूल की संरचना, तो ओव्यूल एक इस तरीके से दोनों तरफ जो है वो इंटेगुमेंट से घिरा रहता है, राइट? ऐसे, और यहां पर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूनिकल स्ट्रक्चर है, ये हाइलम है और यहां पर प्लेसेंटा है, राइट? और यहां पर जो है वो एम्ब्रियो सैक इस तरीके से प्लेस्ड होता है और यहां पर हमारा एक एग होता है और दो सिनर्जिड सेल इससे लगे होते हैं और ऊपर की तरफ जो है वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई सेल होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पर जब पोलन ट्यूब एंटर करता है माइक्रोपाइल से, तो वो एग के पास सीधे नहीं जाता, वो सबसे पहले दोनों सिनर्जिड सेल में से किसी भी एक सिनर्जिड सेल के पास जाता है। अगर आप यहां पर सिनर्जिड सेल देखें तो सिनर्जिड सेल में आपको नीचे की तरफ फिलीफॉर्म apparatus, ऐसे जैसे हमारे हाथों के पंजे होते हैं, इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है और यहां पर जो है वो सिनर्जिड का न्यूक्लियस होता है। अब पोलन ट्यूब जब यहां पर आता है तो पोलन ट्यूब को रिसीव करने का जो काम होता है वो ये फिलीफॉर्म apparatus करते हैं। सो ये यहां पे हम देख सकते हैं फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus, ये जो है रिसीव करते हैं और सारा साइटोप्लाज्म और दोनों मेल न्यूक्लियाई यहां पर रिलीज कर दिया जाता है। अब इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई जो मूव करके कहां जाता है, यहां पर एग प्लेस्ड होता है, तो वो एग के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज कर जाता है। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है और इस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी, सिनगैमी। और इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट और इसी जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब पहली बार जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, राइट? तो यहां पर जाइगोट का यहां पर निर्माण हो रहा है और इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। Okay, so one of the male gamete moves toward the egg cell and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy. And this result in the formation of the diploid cell zygote. इसका मतलब ये जो अभी तक हमारे मेल न्यूक्लियाई थे कैसे थे? ये हैप्लॉइड थे। हमारा यहां पर जो एग था वो भी कैसा था? हैप्लॉइड था। तो अब ये मेल न्यूक्लियाई और ये एग का जो न्यूक्लियस है दोनों फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड संरचना बनती है, यानी कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड संरचना है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो है प्लांट अपनी प्लॉइडी जो प्लांट की प्लॉइडी नेचर होता है उसको फिर से अचीव कर लेता है। The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell. तो मैं यहां पर दोबारा से जो है एक एम्ब्रियो सैक की संरचना यहां पर बना रहा हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर सिनर्जिड सेल है, यहां पर एग है और यहां पर दूसरा सिनर्जिड सेल है। तो ये वाला सिनर्जिड सेल से ही जो है वो पोलन ट्यूब जो है उसने अपना सारा स्ट्रक्चर यहां डाला था और फर्स्ट वाला जो है वो यहां पर मूव करके गया और जाइगोट बना दिया। नाउ दिस इज जाइगोट। अब ये संरचना जो है वो जाइगोट कहलाएगी। ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि यहां पर एंटीपोडल सेल है और यहां पर जो है वो टू पोलर न्यूक्लियाई है। दीज आर टू पोलर न्यूक्लियाई, राइट? तो यहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब
जब यहां से एक और मेल न्यूक्लियाई, क्योंकि मैंने पहले ही भी बताया कि यहां पर 2 मेल न्यूक्लियाई डिस्चार्ज किए जाते हैं पॉलन ट्यूब से, सो एक मेल न्यूक्लियाई धीरे धीरे पोलर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है। जैसे ये बढ़ रहा होता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, पहले जो पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी थी वो क्या थी? हैप्लॉइड थी। लेकिन अब जैसे ही ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए, इनकी प्लॉइडी क्या हो गई? डिप्लॉइड। अब ये वाला जो मेल न्यूक्लियाई है ये भी इसमें जाता है और फ्यूज कर जाता है, और इस बार ये देख सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पर 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब यहां पर जो इसकी प्लॉइडी है वो 3n के बराबर हो गई। अब ये जो ट्रिपल फ्यूजन से जो संरचना बनती है, इसी से हमारा आगे चल के एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, सो ये हमारा सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। हमारा एक मेल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है और वहां पर उसका फ्यूजन होता है, जो कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो ये जो है वो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यही एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एंडोस्पर्म की संरचना बनाता है। ओके, सो यहां पर आप देखिए, एक बार मेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन जाइगोट से हुआ, जिसको हमने बोला सिनगैमी, और एक बार यहां पर दूसरा मेल न्यूक्लियाई दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन की संरचना PEN का निर्माण कर रहा है। सो दिस सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन यूनाइटेडली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। सो यहां पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। यहां पर देखिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही जो है वो नीचे स्टाइल तक पहुंचते हैं, और कोई एक जो है वो स्टाइल को क्रॉस करके ओवरी को क्रॉस करता हुआ एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों मेल गैमीट जो है यहां पर रिलीज किए गए, और इसको रिसीव करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? फिलीफॉर्म apparatus। अब जब इस एक मेल न्यूक्लियाई यहां पर पहुंचता है तो यहां पर एग के साथ फ्यूज कर जाता है। सो यहां पर आप देखिए, एक मेल न्यूक्लियाई एग की तरफ बढ़ रहा है और एक मेल न्यूक्लियाई दोनों पोलर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ रहा है। Two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, and the phenomena is termed as double fertilization and event unique to the flowering plants. तो ये जो fertilization process है ये lower plant से बिल्कुल अलग है, और ये फीचर्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का फीचर है, कि एक बार मेल गैमेट का एग के साथ फ्यूजन होना सिनगैमी, और एक बार मेल गैमेट दूसरे मेल गैमेट का 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होना ट्रिपल फ्यूजन, जिसको हम कहते हैं, और दोनों को मिलाकर हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। जो सेंट्रल सेल है वो, क्योंकि PEC यानी कि जो न्यूक्लियस बना ट्रिपल फ्यूजन, वो तो न्यूक्लियस है, लेकिन वो है किस सेल में? वो सेंट्रल सेल में है। तो ये पूरा सेंट्रल सेल जो होता है वो कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड दैट डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। क्योंकि जो जाइगोट है वो अलग सेल है और ये सेंट्रल सेल अलग सेल है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और ये जो सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद, जिसमें कि यहां पर ट्रिपल फ्यूजन PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे PEN, और इस सेंट्रल सेल को हम बोलेंगे PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंट्रल सेल ही जो है आगे चल के किस में बदल जा रही है? ऐसी सेल जो कि पूरे एंडोस्पर्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एंडोस्पर्म का निर्माण करती है।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन events of endosperm and embryo development, maturation of the ovules into seeds and the ovary into fruit are collectively termed post fertilization event. So pen, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। जाइगोट से क्या बनेगा? जो कि सिनगैमी से बना है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। और जो ओव्यूल हैं वो किस में बदल जाते हैं? पूरा का पूरा ओव्यूल बदल जाएगा किस में? सीड में। और जो ओवरी है वो बदल जाती है फ्रूट में। ये सारी चेंजेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें डिटेल में देखनी है। तो सबसे पहला आता है हमारा एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ ही साथ एंडोस्पर्म का भी तो डेवलपमेंट होता है। पहले एम्ब्रियो बनते हैं, देन उसके बाद एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट जो होता है। Primary endosperm cell divide repeatedly and forms the triploid endosperm tissue. So जो primary endosperm cell है यानी कि जो central cell है वो divide and redivide करके triploid, इसका जो ploidy है endosperm का वो कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। सो ये कहलाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। The cell of this tissue are filled with the reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. So endosperm क्यों बनते हैं? एंडोस्पर्म की संरचना इसीलिए बनती है क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जो एंडोस्पर्म है वो बहुत तरीके के होते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टाइप है वो फ्री न्यूक्लियर्ड एंडोस्पर्म है। सो जो पेन है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन से गुजरता है और फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। यानी कि हमारा जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसमें पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डिवाइड करते हैं 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरीके से ये पूरी संरचना जो होती है किनारे की तरफ सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते जाते हैं। लेकिन कहीं पे भी साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है वो उसमें वॉल लेड नहीं हो रही है। सो सेल वॉल फॉर्म्ड अकर लेटर, लेकिन सारा जब न्यूक्लियस बन जाता है उसके बाद धीरे धीरे इनके चारों तरफ जो है वो सेल वॉल का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इंडिविजुअल सेल एक एक न्यूक्लियस के द्वारा ये इस तरीके से घिरती जाती है और ऐसे जो है वो पूरा एंडोस्पर्म बनता है। सो सेल वॉल फॉर्मेशन अकर लेटर मेकिंग द एंडोस्पर्म सेलुलर, और इस तरीके से सेल जैसी संरचना फिर इसमें एंडोस्पर्म में हमें देखने को मिलती है। कोकोनट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जो हम कोकोनट वाटर, जो कोकोनट को ब्रेक करके कोकोनट वाटर निकालते हैं वो एक्चुअल में क्या है? फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस इसी तरीके से वाटर जो है उसी में डिस्पर्स्ड रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं एक एक वॉल जो होती है वो जमती जाती, न्यूक्लियस जो होते हैं वो वॉल पे बनते जाते हैं और जब बिल्कुल मैच्योर आप जो कोकोनट है उसको जब हार्ड हो जाता है उसको ब्रेक करते हैं तो देखते हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहता, सारा वाटर जो है यानी कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट हो चुका होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेल वॉल फॉर्म डिवाइड द फ्री न्यूक्लियस इनटू द इंडिविजुअल सेल। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, फिर 2 इस तरीके से वॉल का फॉर्मेशन हुआ, फिर 4 और इस तरीके से वॉल का। तो यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का जो डिवीजन है यानी कि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रही होती है। एंड द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वैरीज।
टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन द परसिस्टेंस, हमारा परसिस्टेंट के हिसाब से कि कितना स्थायी है हमारा एंडोस्पर्म, इस बेसिस पे जो है हमारे कितने तरह के हैं। पहला है persistent endosperm remains the mature seed and it is used during the seed germination, यानी कि सीड तो बन चुका है, सीड के अंदर एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है और ये हमारा जो मैच्योर सीड के फॉर्म में भी वो वहां पर साथ में ही प्रेजेंट है, वो यूज नहीं हुआ है। वो कब यूज होगा? जब सीड जो है जर्मिनेशन प्रोसेस से गुजरेगा, उस समय जो है ये एंडोस्पर्म जो है वो यूज्ड होते हैं, उस समय इस एंडोस्पर्म का यूज होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कास्टर एंड कोकोनट, यानी कि एंडोस्पर्म जो होता है परसिस्ट करता है, स्थायी रहता है। जब जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू होती है उस समय इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेने का काम किया जाता है। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं परसिस्टेंट एंडोस्पर्म। दूसरा जो है वो हमारा नॉन परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है। नॉन परसिस्टेंट एंडोस्पर्म कैसे होते हैं? कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड मैच्योर होने से पहले ही सारा एंडोस्पर्म जो होता है वो यूज अप कर लिया जाता है, जैसे कि पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स के केस में। सो आप ये सारे जो है सीड्स को लेकर कभी आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किसमें परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है और किसमें जो है वो नॉन परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है। तो ये दो तरीके के एंडोस्पर्म बेस होते हैं कि उनमें जो न्यूट्रिशन है एंडोस्पर्म का वो पहले यूज हो चुका है या फिर बाद में यूज हो चुका जर्मिनेशन के टाइम। एंडोस्पर्म इन सीरियल्स, एंडोस्पर्म is present in cereal like wheat, rice and maize। सीरियल्स के केस में एंडोस्पर्म इस समय प्रेजेंट होता है और इसीलिए हम इन सीरियल्स को यूज भी करते हैं अपने फूड में। एंड इट इज द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दीज ग्रेन्स, यानी कि इसी वजह से, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है, सो आप उस एंडोस्पर्म को एज अ फूड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction। तो सीड पूरा का पूरा ओव्यूल की जो संरचना है वो किसमें बदल जाती है? सीड में। ठीक है। सो एंजियोस्पर्म के केस में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। एंड सीड्स आर फॉर्म्ड वेयर? इनसाइड द फ्रूट। कहां बनती है सीड? फ्रूट्स। आप जब भी कोई भी फल खाइए उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सीड। तो सीड कैसे बना है? सीड बना है ओव्यूल से। और फ्रूट किससे बना है? पूरी ओवरी से। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सीड को लेकर देखें तो आपको ये तीन चीजें तो दिख जाएंगी। सबसे बाहर का अगर मैं एक ग्राम यानी कि चने का सीड लेता हूं तो हमें चना ऐसा दिखाई देता है, ये ब्राउन कलर का ऊपर का कवर होता है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट। और इसके अंदर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। ये क्या है? ये है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन। और यहां पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो या एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियोनल या एम्ब्रियो एक्सिस। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी कि जो इंटीग्यूमेंट्स, ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं सीड कोट में। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। तो आप देखिए चने का जब भी मैंने सीड बनाया था, सो इस तरीके से चने का अगर सीड होता है तो यहां पर एक ऐसा संरचना आपको दिखाई देती है। ये जो ओपनिंग जैसी संरचना है ये माइक्रोपाइल को दर्शाता है कि जब ओव्यूल रहा था उस समय वहां पर एक ओपनिंग थी जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। जब वही ओव्यूल सीड में बदल जाती है तो ये एक तरह की ओपनिंग यहां पर दिखाई देती है, ये माइक्रोपाइल का रिमेन्स है।
और इंटीग्यूमेंट्स मैंने पहले ही बताया कि किस में बदल चुके हैं, सीड कोट में। As the seed mature, its water content is reduced and seeds become relatively dry, क्योंकि इसको dormant condition में रहता है, seeds कई सालों तक as it is रखे जा सकते हैं। तो उसमें एम्ब्रियो है, उसमें अभी भी एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सो एम्ब्रियो यहां पर बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, डॉर्मेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसको सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन मिलती है वो फिर से जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। यही एम्ब्रियो जो होता है एक डॉर्मेंट अवस्था में पहुंच जाता है। जब सीड बिल्कुल जर्मिनेट नहीं कर रहा, उसके पास कोई मॉइस्चर नहीं है, तो वो इस समय सुप्तावस्था में है, यानी कि जिसे निद्रा भी कहा जाता है। तो इस समय ये डॉर्मेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है। As ovule mature into seeds, the ovary develops into fruit. जैसे ही ओव्यूल्स मैच्योर होके सीड में तब्दील होते हैं, उसी दौरान जो है वो फ्रूट भी किस में बदल जाता है, इस ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। और the wall of the ovary develops into the wall of a fruit that is called as pericarp. सो एक बार अगर हम एम्ब्रियो की संरचना देखें तो एम्ब्रियो जो है वो टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स में, यानी कि इसके 2 कोटिलेडन्स होते हैं और यहां पर बीच में एम्ब्रियो का एक्सिस होता है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, which terminates with the plum of plumule or stem tip. तो आपको पता ही होगा कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसमें 2 चीज होते हैं, एक तो होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लूम्यूल, राइट। सो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, कोटिलेडन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, और यहीं से जो है वो प्लूम्यूल की संरचना ओरिजिनेट होना शुरू करती है। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle, और cotyledon से नीचे वाली जो नीचे की जो संरचना है उसको हम बोलते हैं hypocotyle, जो कि रेडिकल जैसे संरचना और रूट टिप को आगे चल के बनाती है। तो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल रेडिकल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लूम्यूल है यहां पर, ठीक है, ये आपका हाइपोकोटाइल है और यहां पर ऊपर की तरफ ये है एपिकोटाइल। ये है आपका डाइकॉट का, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे 2 कोटिलेडन है, राइट, और यहां पर आप देखिए ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो, ये है कोलियोप्टाइल, और यहां पर आपका शूट एपेक्स है, यानी कि प्लूम्यूल वाला रीजन है, और प्लूम्यूल रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर कोलियोप्टाइल जैसी संरचना है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो रूट कैप है, रूट कैप को आगे से प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा है, और यहां पर रेडिकल की संरचना है। आगे की तरफ ये स्कूटलम और यहां पर एपीब्लास्ट। स्कूटलम जो है वो रिमेनेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म है, क्योंकि यहां पर एंडोस्पर्म इसी फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंगल कोटिलेडन के फॉर्म में। In grass family यानी कि monocot, the cotyledon is called as scutellum that is situated toward one side lateral of the embryo axis. तो ये जो monocot का एम्ब्रियो है, क्योंकि ग्रास फैमिली monocot को बिलोंग करती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि cotyledon जो है वो स्कूटलम के फॉर्म में है, और ये जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में सिचुएटेड है, एक साइड में हो जाता है, ठीक है, और ये सिंगल कोटिलेडन है जिसको हम स्कूटेलम भी कहते हैं। At its lower end, the embryonal axis has the radicle and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. So coleorhiza जो होती है वो कोलियोप्टाइल यानी कि जो डेवलपिंग रेडिकल है वहां पर जो प्रेजेंट है वो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है।
The portion of the embryonal axis above the level of attachment scutellum is the epicotyle. और यहाँ पर scutellum के लेवल पे आप देखते हैं कि एक epicotyle जैसी संरचना भी प्रेजेंट होती है. Epicotyle has the shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure that is called as coleoptile. तो जो primordia है, लीफ आगे चलकर, यही primordia आगे चल के लीफ का निर्माण करने वाले हैं, शूट बनाने वाले हैं. प्लिम्यूल वाला रीजन जिसको हम कह सकते हैं. तो ये एक हॉलो संरचना जैसी होती है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल है. सो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा है और शूट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल है. सीड. A seed typically consists of a seed coat, cotyledons and embryonal axis. तो कोई भी सीड अगर हम ले तो देखते हैं कि सीड कोट में सीड की 3 मेन संरचना, ये हमने पहले भी देख लिया है कि सीड कोट है, कॉटिलेडन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस है. कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम. सो कॉटिलेडन एम्ब्रियो के केस में जो है वो एक सॉलन जो होता है स्ट्रक्चर होता है और ये फूड को जो फूड है उसको रिजर्व करके रखने का काम करते हैं, जैसा कि हम लेग्यूम्स के केस में देखते हैं. मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. हमारे जो सीड्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एल्ब्यूमिनस होंगे, राइट, या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे. ये 2 तरह के हमें सीड्स देखने को मिलते हैं. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं वो कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट. सारा का सारा जो एंडोस्पर्म है वो टोटली यूज कर लिया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स. फॉर एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट. और उसी तरीके से हमारे पास एल्ब्यूमिनस सीड्स भी हैं जिसमें कि एंडोस्पर्म को रिटेन करके रखा जाता है एंड इट इज कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जैसे कि हम देखते हैं कि व्हीट, मेज, बार्ली एंड कास्टर. ठीक है. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, remnants of nucellus are also persistent. These residues persistent nucellus is called पेरीस्पर्म. तो न्यूसिलस परसिस्ट करता है. न्यूसिलस भी कई बार बहुत स्थायी अवस्था में प्रेजेंट होता है, खास तौर से ब्लैक पेपर और बीट के केस में. तो कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि रेमेनेंट्स ऑफ न्यूसिलस उसको क्या कहते हैं. उसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्म, राइट. इसको हम कहते हैं पेरीस्पर्म. एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड एज डोरमेंसी. तो एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है और उस अवस्था को हम बोलते हैं डोरमेंसी. लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन वापस मिलती है, ये फिर से जो है वो एक्टिव सिचुएशन में आ जाता है. और ये फेवरेबल कंडीशन जो होती है अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ एडुकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर और जर्मिनेशन से. हम यहीं पर ये सेशन खत्म करते हैं. अब इसके बाद हमारे पास जो मेन इसमें देखना है वो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में हमें पढ़ना है. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.